नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध की। हालांकि यह युद्ध अब ईरान वर्सेस अमेरिका ज्यादा बताया जाता है। पिछले अगर कुछ दिन से, जब से ट्रंप साहब ने संबोधित किया अपने देश को, उसके बाद से कई घटनाक्रम सामने आए। उन्होंने एक बात तो ये कही कि जिसको होर्मुज चाहिए वो लोग खुला है, मैं क्यों जाऊं। नाटकों का आखिरी शेर बता चुके हैं। दुनिया में ये कहा है कि जो साथ नहीं है वो अमेरिका उन तमाम चीजों का ध्यान रखेगा। और टैरिफ वगैरह जो भी कुछ लगाने, अपने सेना के कमांडर हटा दिए उन्होंने, अपना एडवोकेट जनरल भी हटाया। अभी अगर लेटेस्ट बात करें, मैंने पहली बार जब हम चर्चा कर रहे हैं उसके ठीक 24 घंटे पहले ईरान का एक दावा पढ़ा जिसमें कहा कि ये युद्ध हम जीत चुके हैं। और पाकिस्तान की मध्यस्थता की बात आई तो उन्होंने खारिज कर दिया इस बात को कि पाकिस्तान की मध्यस्थता में हम कोई कदम नहीं उठाएंगे। इसराइल के लिए आयरन डोम जो बताया जाता था, वो तमाम चीजें फिलहाल फेल होती दिखाई दे रही हैं। बम्बारमेंट दोनों तरफ से है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका के 2 विमान, हेलीकॉप्टर, इनको ईरान ने मार गिराया है। जो दावे किए जा रहे हैं, एक पायलट लापता है जिनके लिए कहा जा रहा है, और फाइटर F-15 उनका एक ईगल, और दूसरा एक विमान और वो भी फाइटर विमान, उसको भी गिराया। जब रेकी करने के लिए हेलीकॉप्टर गए तो उन्हें भी, एक हेलीकॉप्टर को बताया जा रहा है कि उसे भी इन्होंने निशाना बनाया है। खैर, हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। 3 पहलुओं पे आज हम चर्चा करेंगे कि विदेश नीति पे और अभी जो सिचुएशन बनी उस पर क्या असर पड़ेगा। रक्षा को लेकर के हम चर्चा करेंगे, और हमारे साथ सतीश गुप्ता साहब भी हैं, सतीश शर्मा साहब भी हैं, जो बताएंगे कि इस युद्ध का अगर अभी नहीं रुकता है और अगर रुक भी जाता है तो इन फ्यूचर क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे कारोबार पे, दुनिया की रोजी रोटी पर, महंगाई पर। तो हमारे साथ लगातार जिस दिन से 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ है उस दिन से गौरीशंकर गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल SPS कटेवा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार हमारे साथ। और मैं इस बात के लिए जन टीवी के दर्शकों को एक बात कहूंगा कि सौभाग्यशाली हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो बहुत पहले इन्होंने बताई कि जो आज आर्टिकल्स में हमें देखने को मिलती है कि इस सिचुएशन में युद्ध जा सकता है। सबसे बड़ी बात थी कि रिजीम को लेकर के आई थी, तो इन दोनों ने कहा था कि रिजीम नहीं लगता है कि इतनी जल्दी ईरान की ट्रंप चेंज करा पाएंगे। जो आज भी सही है कि इतना लंबा युद्ध 36 दिन हो गए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कहने को चाहे कुछ भी कहें कि एक रिजीम जो है उसके साथ हमारी चर्चा है, वही रिजीम ईरान पे शासन करेगी और वो हमारे साथ में डायलॉग है, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है। खैर, गुप्ता साहब आपके पास में आना चाहूंगा। ट्रंप के संबोधन के बाद उनके जो स्टेप्स हैं उसको लेकर के मैं जानना चाहूंगा। उन्होंने अपने AG को हटाया, उसके बाद में अपने सेना के कमांडर सहित 3 जो कोर कमांडर्स हैं उनको भी उन्होंने हटा दिया। अब ये एक बात कह रहे हैं कि जब हम चर्चा कर रहे हैं उसके कुछ देर पहले मीडिया रिपोर्ट्स में आए कि 2 फाइटर जेट ईरान ने अमेरिका के गिरा दिए। ट्रंप ने ये कहा है कि ये युद्ध का हिस्सा है और बातचीत पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो किस तरह से देखें, थोड़ी लिबरल हो रहे हैं ट्रंप, या फंसने के बाद आपको चारा नहीं है, किसी ने सलाह दी है कि अब हमें कोई हॉनरेबल एग्जिट का मार्ग लेना चाहिए बजाय इससे उलझने के? नमस्कार योगेंद्र जी, नमस्कार हमारे को पैनलिस्ट को भी और आपके दर्शकों को। देखिए, ये सिचुएशन जो है, आज 36वां दिन है युद्ध का। जब युद्ध चालू हुआ था तो ये सोच रहे थे कि 2-3 सप्ताह में ये कंक्लूड हो जाएगा, ऐसा एक परसेप्शन बना रहा था लोगों का। अब बड़ा क्लियर हो गया है कि पहले कुछ चीजें ये क्लियर हो जाए कि ईरान के पास जो शक्तियां हैं वो मेरे ख्याल से इन लोगों ने कल्पना नहीं की थी, इनकी इंटेलिजेंस वहां तक नहीं पहुंच पाई थी। ट्रंप हमेशा ये क्लेम करते रहे कि हमने उनके पूरे एयर एसेट्स खत्म कर दिए हैं, एयर के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल है, नेवी के एसेट्स खत्म कर दिए हैं, नेवल उनकी फ्लीट करीब करीब खत्म हो गई है। लेकिन अब आज की डेट में भी ईरान जो है वो मिसाइल्स फायर कर रहा है और ड्रोन्स फायर कर रहा है, नेवल वेसल्स का यूज कर रहा है हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को मॉनिटर करने के लिए, और अपनी एयर एसेट्स को काम में ले रहा है जिसमें US के जो बड़े ही इम्पेनेट्रेबल फाइटर जेट्स माने जाते हैं उनको गिराने के लिए। तो
कुछ लोगों का ये कहना है कि ईरान ने पिछले 40 साल में इस तरह का एक स्ट्रेटेजिक वातावरण तैयार किया है देश में, और अपनी जो पहाड़ियां हैं उनमें 200 मीटर 300 मीटर नीचे एक पूरा शहर जिसमें मिसाइल्स और ड्रोन इकट्ठे हैं और उनकी असेंबलिंग भी वहां होती है, इस तरह का उन्होंने बनाया है, और उसी में उनके लॉन्चर्स भी आते हैं। अमेरिका को और इजराइल की मोसाद जो इतनी फेमस है अपनी जासूसी के लिए, वो शायद वहां तक पहुंच नहीं पाई, और उनको इस चीज का आइडिया नहीं था कि ईरान यहाँ तक पहुंचेगा। तो पहली चीज तो यह है कि ईरान ने सबको सरप्राइज कर दिया है, इंक्लूडिंग यूएस, इजराइल एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरी चीज यह है कि इस एक्शन से ये बड़ा और ज्यादा क्लियर हो गया है। पहले भी जीसीसी स्टेट्स ईरान के डर से रहते थे, मैंने ये देखा हुआ है, लेकिन अभी उनका डर और बढ़ गया है। अब उनको ऐसा लगता है कि अगर ईरान को इस स्थिति में छोड़ दिया गया तो उनको तो ईरान की सोवरेनिटी ही माननी पड़ेगी रीजन में, क्योंकि इन देशों के पास बहुत कम पॉपुलेशन है, ये सिटी स्टेट्स हैं, कईयों के पास तो लाखों की पॉपुलेशन है, करोड़ भी नहीं है। और जी इनके पास जो पूरी इकोनॉमी है एक या दो शहरों के ऊपर निर्भर करती है, और उसमें टूरिज्म का बहुत बड़ा योगदान है, और बिजनेस ट्रेवलर्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो वो इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज ईरान कभी भी कर सकता है। ऑलरेडी जैसे दुबई और यूएई में तो काफी डिस्टेबलाइजेशन हो चुका है। इसके अलावा बहरीन और कुवैत वगैरह में उनके जो मेजर प्लांट्स हैं, जैसे बहरीन में स्मेल्टर है, उसको उन्होंने काफी डैमेज कर दिया है। कतार में गैस की पाइपलाइन को बहुत डैमेज कर दिया है। कुवैत के अंदर उनके ऑयल रिफाइनिंग प्लांट को बहुत डैमेज कर दिया है। यहाँ तक कि जॉर्डन में भी उन्होंने अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक किया है, और सऊदी अरेबिया में भी। सऊदी अरेबिया में जो बेस था उसमें उनके एक अवाक करके बहुत फेमस एयरक्राफ्ट है, उसको भी उन्होंने डैमेज कर दिया। तो ये सब चीजें देख के सभी इन कंट्रीज को और विश्वास हो गया कि अगर ईरान को और ज्यादा कमजोर नहीं किया गया तो इन देशों का जीना वहां पर बहुत दुष्कर हो जाएगा। ये दूसरी चीज मानी जा रही है। तीसरी चीज ये बड़ा क्लियर हो गया है कि आईआरजीसी अब टोटल कंट्रोल में है ईरान के। पहले लग रहा था कि कोई वहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लीडरशिप का, ऐसे कुछ स्पेकुलेटिव रिपोर्ट्स आ रहे थे, लेकिन अब बड़ा क्लियर है कि नहीं है। आईआरजीसी जो है, जो फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मुल्लाओं का है पूरी तरह से, और वो चाहते हैं कि इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट रजीम वहां पे रहे, और वो उसी रजीम को रखना चाहते हैं। इसके अलावा उनके प्रॉक्सीज जो हैं, पर्टिकुलरली हिजबुल्लाह, काफी एक्टिव हैं। अभी भी वो लेबनान में काफी, लेबनान से अटैक कर रहे हैं इसराइल के ऊपर। और हुतीस थोड़े कम एक्टिव हैं, लेकिन उन्होंने भी अपना बीच बीच में कुछ फायर्स चालू रखे हुए हैं। तो ये सब चीजें देखते हुए बिल्कुल क्लियरली लगता है कि ईरान जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो अमेरिकन पोजीशन है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो अप्रोच था कि अनकंडीशनल सरेंडर, अब वो उस शब्द को यूज नहीं कर रहे हैं, अब वो भूल चुके हैं उस शब्द को। और एक्चुअली वो शब्द बड़ा भड़काऊ शब्द है, उनको कभी भी किसी भी देश के अगेंस्ट में ऐसा शब्द काम में लेना भी नहीं चाहिए। अगर क्यूबा और इस तरह के देशों की अलग बात है, बट सिविलाइजेशनल नेशंस के लिए ऐसा शब्द ठीक नहीं था। तो उन्होंने उस शब्द से पूरी ईरानियन जनता को जो है वो अपने अगेंस्ट में कर लिया। हो जी सकता है कि कुछ जनता उस समय अमेरिका के फेवर में थी, रेजिम के अगेंस्ट में थी, लेकिन जब से ये अटैक हुआ है और जब से अनकंडीशनल सरेंडर की बात आई है, तभी से इन्होंने ये पूरा का पूरा गेम पलट दिया है। और तीस चौथी नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का टोटल वेपनाइजेशन हो गया। ये पहली बार ऐसा हुआ है स्टेट हॉर्मुज में कि अब वो उन्होंने अपनी एक टोल टैक्स का पॉइंट डिटरमिन कर दिया है। अभी मैं कुछ पढ़ रहा था उसमें कि नॉर्मली इस हॉर्मुज में 130 135 जहाज रोज आते जाते थे, गुड्स के भी और एनर्जी के भी। अभी उनकी संख्या करीब 18 से 20 बताई जाती है प्रतिदिन, और हर जहाज को उस टोल बूथ से गुजर के अपना पेमेंट करके और फिर निकलना पड़ता है। और जो दुश्मनों के जहाज जिनको माना जाता है उनको वहां पे आने जाने की परमिशन नहीं है। तो ये जी पूरी की पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है।
इसमें सिर्फ एनर्जी का ही नहीं, इसमें देखिए आप उर्वरक का भी असर पड़ेगा, पूरा का पूरा एल्यूमिनियम बिल्कुल, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री पे बहुत बहुत फर्क कुछ पड़ेगा। डिस्टर्ब होगा। हाँ, केमिकल जो पेट्रोकेमिकल्स है उनके ऊपर बहुत असर पड़ेगा। तो इनका जो सप्लाई चेन है उसका असर हमारे देश में भी देखने को देखने को मिला है। और जी उसी वजह से जो है ये असर अभी तक चलेगा। और ईरान नहीं लगता कि सरेंडर करेगा। पाकिस्तान को उसने बड़ा क्लियर कर दिया है कि आप रिलायबल नहीं है, आप मध्यस्थता के लायक नहीं है, हम आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इसी बीच में उन्होंने ट्रंप को भी क्लियर कर दिया है कि हम जो हैं अभी आपसे नेगोशिएट करना नहीं चाहते। जी आप जो मर्जी आए, जितना बम्बार्डमेंट हमारे ऊपर करना चाहें कर लीजिए। तो ये सिचुएशन अभी चल रही है। इजराइल जी को भी बहुत नुकसान हुआ है, उनको भी काफी अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये युद्ध बिल्कुल जो है अननोन टेरिटरी में चला गया है, और जिसके रिस्क जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सोचा नहीं था किसी ने भी कि इस तरह की सिचुएशन बनेगी, क्योंकि इसराइल को ही ईरान पे काफी भारी मान के चलते थे, और जब अमेरिका साथ में है तो ये माना जा रहा था कि कैसे ईरान ये युद्ध लड़ पाएगा। लेकिन जैसी सिचुएशन बनी है, और ये कहा जाता है कि जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो कोई ना कोई सपोर्ट भी करता है। ये कहा जा रहा है कि चाइना ने अपना नेविगेशन सिस्टम, रूस का अपनी ओर से पूरा सपोर्ट। खैर चलिए, मैं सतीश जी का रुख करना चाहूंगा, तो डॉक्टर साहब आपके पास में आना चाहूंगा। अभी इसमें क्या हो रहा है कि पहले टारगेट्स किए जा रहे थे डिफेंस बेसिस, उसके बाद में किए गए कि आप कहाँ आपको नुकसान हो सकता है, ताकि विद्रोह हो, लोगों का प्रेशर आए, उसका असर नहीं होता। तो अब करने लग गए इंस्टीट्यूट्स को, अब निशाना बनाया जाए, यूनिवर्सिटी जो हों या फिर आपके कॉमर्शियल एंगल वाले जो हैं, जैसे खाड़ी देशों के अंदर जो भी अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो यहाँ एक मैसेज देने के लिए, क्योंकि दुनिया आर्थिक तंगी के दौर से गुजरे, की महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, फ्यूल पहुंच नहीं पा रहा है, कहने को दावे कोई कुछ भी करे लेकिन डिस्टर्ब हो रहा है सारा सिस्टम। तो यह एक ऐसी नब्ज है किसी की भी कि दुखती रग कहें, जिस पे निशाना करने से दोनों तरफ से ही शायद हो सकता है कि कुछ हल निकले जब प्रेशर आएगा तो। सर बिल्कुल, फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। और अमेजोन के ऊपर ये लोग ऑलरेडी अटैक कर चुके हैं। जी टेक्निकली मैं आपको एक चीज बताऊं सर, कि इंडिया अपनी टोटल नीड्स का 85% इंपोर्ट करता है। हमारी जितनी भी ऑयल नीड्स है उसका 85%, एंड 50% ऑफ दैट कम्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए सिचुएशन बहुत ट्रिकी हो चुकी है। मैं एक छोटा सा टेक्निकल वर्ड बोल रहा हूँ सर, इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट हमारी टोटल जीडीपी का 1.2% है। मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहा हूं। सर ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत ज्यादा टेक्निकली सीवियर होने वाली है। रीजन इज व्हाट? बिकॉज जब से क्रूड ऑयल्स बढ़े हैं, इंडिया के ऊपर वो प्रेशर पंप अप होना स्टार्ट हो गया है हमारी फिजिकल कंडीशन के लिए। 1 रुपीज का डेप्रिसिएशन, मैंने पहले ही बताया था, करीब 72,000 करोड़ रुपए का प्रेशर आता है, जो हमारे को बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्बैलेंस करेगा। मैं एस्टिमेट करके चल रहा हूँ कि ये 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास चला गया है। और ये सिचुएशन इतनी सीवियर होगी कि जब हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एस्टिमेशंस लगाने बैठेंगे, तो शायद मुझे लग रहा है कि अभी हमारा जो फॉरेन रिजर्व है उसके ऊपर इम्पैक्ट आना स्टार्ट होगा, और वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी का जो टोटल डेट जीडीपी जो रेशियो है वो करीब 3.5% के आसपास चला जाएगा टोटल जीडीपी का। तो सिचुएशन सर बहुत ट्रिकी हो गई है, और मुझे लगता है कि ये जो बैरल जिस तरह से ऊपर जा रहा है, ये पूरे मार्केट के सेंटिमेंट्स को खराब करने वाला है। मैं आपको सर ये मैं प्रोडिक्शन कर रहा हूँ कि मुझे जहां तक लगता है ये मार्केट का रिकवरी, अगर मैं इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मुझे नवंबर तक इसका रिकवरी कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं मार्केट अपना एक बॉटम बनाता है, और वो बॉटम बनाने के बाद में वापस वो एक दिन रिकवरी मारता है, नेक्स्ट डे अगेन इट गेट बैक टू द सेम पॉइंट। तो सिचुएशन मार्केट के लिए बहुत क्रिटिकल है। चीजें इन्फ्लेट होना स्टार्ट हो गई है, मार्केट के सेंटिमेंट्स वो इंडिया के लिए बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। एंड पूरी दुनिया का जो टोटल आउटपुट एक्सपोर्ट जो करता है ऑयल में, उसका ईरान का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 5%। सर वो 5% अभी जस्ट 1.4% पे आ गया है। तो आप ये मान के चलिए कि मार्केट में सप्लाई का जो शॉर्टेज है वो ऑलरेडी विजिबल है। बैरल के प्राइसेस बहुत ज्यादा जा रहे हैं। और मैं एक छोटा सा पॉइंट गुप्ता साहब की बात में ऐड करना चाहूंगा सर। सर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि अगर पाकिस्तान, ये सिचुएशन का पता होता पाकिस्तान को, तो सऊदी अरेबिया के साथ इन्होंने जो डिफेंस अग्रीमेंट किया था, जो डिफेंस जी ट्रीटी हुई है, वो ट्रीटी ही नहीं होती।
आज उनका सिचुएशन ऐसा हो गया है कि वो कहीं के नहीं रहे, न तो ईरान उनकी सुन रहा है, न सऊदी अरेबिया से कहीं उन्हें कुछ कोई फेवरेबल चीज देखने को मिल रही है। तो पूरे जो सेंटिमेंट्स है मार्केट के इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हुए हैं सर। मेरे लिए जो बहुत चिंता का विषय है कि जो हमारे स्टेक्स थे ईरान के अंदर सर, वो उसमें मुझे अब किसी तरह की कोई पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आ रही है। हमने ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट हमने किया ईरान के अंदर, मुझे लगता है जब से सैंक्शंस लगे 2019 के बाद में, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हमारा जो स्टेक है दैट इज ओनली 1.4% हम वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये किसी टाइम पे 2013-14 में 13 से 14% हुआ करता था। तो इंडिया का जो स्टेक है ईरान के अंदर वो पूरी तरह से डैमेज हुआ है। इंडिया के फिस्कल डेफिसिट्स बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ेंगे। हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर जो प्रेशर जो मैं बता रहा हूँ 1.2% से, मैं मान के चल रहा हूँ कि वो करीब करीब 2% आ जाएगा। और वो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया का इम्बैलेंस होगा, वो पूरी इकोनॉमी के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्पैक्ट करेगा। वो प्रेशर हमारी करेंसी के ऊपर आएगा। ऑलरेडी हम लोग 94 के आसपास आ गए हैं। हमारे इंपोर्ट बिल्स के ऊपर वो खर्चा दिखना स्टार्ट हो गया है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ओरेकल जो बहुत लीडिंग कंपनी मानी जाती है, इसी वॉर का इम्पैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ सर। परसों 6 बजे मॉर्निंग 6 AM 30,000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया एक सिंगल मेल डाल के। ओरेकल जैसा ब्रांड, कहीं कोई न्यूज ही नहीं है, कोई बात ही नहीं कर रहा है। आप ढाबे पे जाइए, आप रेस्टोरेंट्स में जाइए, वहां पे ताले लगने स्टार्ट हो गए हैं। जो इंडस्ट्रीज पूरी तरह से बेस्ड है नेचुरल ऑयल या गैसेस के ऊपर, वहां पे ऑलरेडी वो जो माइग्रेशन होना स्टार्ट हो गया है। सिचुएशन बहुत पैथेटिक है सर। शायद हम लोग तो गैस कर पाते हैं, पर आम आदमी के लिए इन चीजों को थोड़ा समझना मुश्किल है। बट द टाइम टू कम इज वेरी सीरियस सर। सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड। बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि ईरान की दूरी हमसे बहुत दूर नहीं है कि जो उसका इम्पैक्ट नहीं आए। हालांकि जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा था उस समय भी थोड़ा प्रभावित हुआ था, लेकिन जितना अब हो रहा है, क्योंकि रूट का सबसे बड़ा है कॉज, जिसके कारण हमें सबको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए खैर, मैं रुक करना चाहूंगा जनरल साहब का। सर, आपके पास में आना चाहूंगा। कभी ऐसी सिचुएशन आपने सुनी होगी, देखी होगी, क्योंकि दोनों टाइप से आप लोगों को चीजें बताई जाती हैं कि वॉर एक्सरसाइज कराए जाते हैं, कुछ एकेडमिक चीजें भी आती हैं। युद्ध के बीच में अगर सेना प्रमुख को, कोर मेंबर्स को या कि कमांडर्स को हटा दिया जाता है, तो ये किस तरह के रिजल्ट का हम संकेत मान के चलें? देखिए योगेंद्र जी, ये किसी भी सेना, किसी भी देश की सेना के अध्यक्ष को लड़ाई के बीच में अगर हटा रहे हैं तो ये बहुत ही एक खराब संकेत है उस सेना के लिए भी और उस देश के लिए। और इसके साथ साथ वो सेना अध्यक्ष बड़े अच्छे सेना अध्यक्ष थे। ये नहीं कि वो कोई ट्रंप की तरह अनस्टेबल अध्यक्ष थे, और काफी पॉपुलर थे आर्मी के अंदर। और जो बाकी जो नौसेना और एयरफोर्स के जो चीफ्स हैं, उन्होंने भी उनको काफी कॉम्प्लीमेंट किया है, उनकी कंट्रीब्यूशंस को उन्होंने सराहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो या तो दो बात हो सकती है जिसके कारण उनको हटाया, जैसा मैं सोचता हूँ। या तो जो आर्मी ने फीडबैक दिया, आर्म फोर्सेज ने, आर्मी चीफ ने फीडबैक दिया, पर वो तो इंटेलिजेंस ने फीडबैक दिया, तो डायरेक्ट आर्मी तो है नहीं। जैसा कि गौरी शंकर जी ने बताया कि ईरान की जो ताकत है, ईरान की जो आर्म फोर्सेज है, IRGC के आज क्या पोटेंशियल है, वो क्या कर सकते हैं, कितनी देर तक वो अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, कितनी देर तक वो रेजिस्टेंस कर सकते हैं, इसका अंदाजा उनको नहीं था। दूसरी बात यह है कि इसके बाद, अभी मैं इसके बाद पहले भी बात की थी मैंने कि ट्रंप के ऊपर काफी प्रेशर आएगा अगर उसने लड़ाई को कोई अमेरिका की फेवर में उसको अगर स्टेज पे ले जाना है, तो उसको फिर अपने बूट्स ऑन ग्राउंड वो करना पड़ेगा। जब तक कि वहां के सेना के लोग वहां जाके फिजिकली ऑक्यूपाई नहीं करेंगे जगहों को, तब तक इसका कोई फैसला, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता है। वो एक बहुत बड़ा रिस्की स्टेप है। तो हो सकता है कि वो आर्मी चीफ ने उसके खिलाफ बोला होगा कि ये ठीक नहीं है। दूसरे उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ऑफ वॉर जिसे आजकल वहां बुला रहे हैं, वो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने कभी डिफेंस में कोई इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने रक्षा के अंदर कोई अपॉइंटमेंट या कोई इस तरह का पुराना ओहदा उन्होंने कभी निभाया हो, तो वो भी
ऐसे समय में डिफेंस मिनिस्टर हमेशा जो आर्म फोर्सेस के चीफ होते हैं उनकी सलाह के ऊपर ही लड़ाई की आगे की तरीका तय होता है। तो सिविल गवर्नमेंट है वो आपको सिर्फ अपना इंटेंशन बता दिए कि हमको अल्टीमेटली क्या चाहिए, उसके बाद में उसको कैसे हासिल करना है वो सेना पे निर्भर करता है। अभी हाल ही में आप अपने देश में देख लीजिए, अभी सिंदूर के समय तीनों सर्विसेज के जो सेना अध्यक्ष है नेवल, एयरफोर्स और आर्मी के, उनको पूरी फ्रीडम दी गई। सिर्फ ये बताया गया कि क्या करना चाहते हो, क्या सरकारी जो सुप्रीमेसी सिविल गवर्नमेंट की है, परंतु क्या करना है उसके बाद में कैसे करना है वो सिर्फ सेना पे छोड़ दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है अमेरिकन आर्मी के लिए, और इससे सेना के जो रैंक एंड फाइल होती है उनपे बड़ा बुरा असर पड़ता है। जी, एक और सर सवाल होगा मेरा, देश को हटा दिया। एक सवाल और है मेरा, क्योंकि पैदल सेना की बात की जा रही है, अभी उनका जो डिप्लॉयमेंट है वो खाड़ी देशों में किया जा रहा है, तो ताकि खाड़ी देशों को भरोसा भी रहे कि देखिए अमेरिका आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है। क्योंकि आप पहले भी ये बात को लेकर के कह चुके हैं कि ईरान में जाकर के अमेरिका की सेना का लड़ना बहुत मुश्किल है। इजराइल तो पहले पीछे हट गया है कि भाई हम पैदल लड़ाई नहीं करेंगे, हम हमारी टेक्नोलॉजी के आधार पर लड़ाई लड़ेंगे, जिसमें मुझे लगता है कि सामने वाले को बस खत्म करना है, कब्जा करना शायद तुरंत वाला मकसद नहीं दिखाई दे रहा मुझे। क्योंकि इसी वजह से आर्म फोर्सेस में आज भी आर्टिलरी इसी वजह से कि जाके वहां पैदल सेना कब्जा कर सके, उसको खत्म नहीं किया, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी बदल गई हो। ये सबसे महत्वपूर्ण विंग मानी जाती है किसी भी देश में, अगर जीतते हैं आप तो वहां कब्जा करने के लिए। लेकिन सर यहाँ अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है कि फाइटर जेट्स गिराए जा रहे हैं अभी अमेरिका के, क्योंकि ये मान के चलते थे कि इनकी दहशत इतनी होगी। तो यहाँ और ईरान ने पहली बार दावा किया कि हम ये युद्ध जीत गए हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस कहें ये अभी, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा जो आपको कह रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ट्रम्प साहब का मैं एक वो पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा जब उनसे पूछा गया कि आपके फाइटर्स और ये गिरा दिए, आपका पायलट लापता है, तो कहा गया है कि ये युद्ध का हिस्सा है, तो बातचीत पे असर पड़ेगा कि नहीं, उससे कोई बातचीत पे असर नहीं पड़ेगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं कोई नेगोशिएशन के संकेत है ये। देखिए योगेंद्र, जहां तक एक या दो फाइटर का गिराना या दो चार हेलीकॉप्टर का गिराना इतनी बड़ी लड़ाई में, जब जी ये एक आपको मैं उदाहरण देता हूं, जैसे बॉक्सिंग की बाउट है, एक आदमी नॉकआउट होने वाला है पर फिर भी दो चार पंच तो सामने वाले को मारता है। तो जिस तरह से ईरान रिटेलिएट कर रहा है, उनके और गिरा रहा है, पर आप देखिए उनकी कमर, तो उनकी जो बैकबोन थी सस्टेन लड़ाई की, वो काफी नुकसान हुआ है ईरान का। पर क्योंकि अभी ईरान में यूनिटी आ गई है, और जितने जैसे गौरव शंकर जी ने बताया और कल मैंने भी बताया था कि इस लड़ाई के कारण और जिस तरह के स्टेटमेंट आए कि ईरान को खत्म कर देंगे, ईरान से सरेंडर करा देंगे, उससे उनका जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स थी पूरे देश की, वो एकता जो आई है, उससे इस लड़ाई के ऊपर बहुत फर्क पड़ा। और अभी उन्होंने कोशिश भी की थी अमेरिकन आर्मी ने कि वहां के जो रिबेल थे उनको आर्मामेंट दे, उनको हम तैयार करें, वो आगे इनके ऊपर हमला करें, पर वो नहीं हो पाया। वो शुरू से 3-4 दिन की बात है। अमेरिकन उल्टा नुकसान ये हो गया, उल्टा इसका नुकसान ये है, माना जा रहा था कि हुती और हिजबुल्ला शायद अब कमर टूट चुकी है, वो एक्टिव हो गए इस पूरी लड़ाई के बीच में, अगर आप देखेंगे तो। खैर चलिए सर, समय एक कम है। मैं बताना चाहूंगा कि ग्राउंड जो आज कल वो देख रहे हैं कि उन्होंने जो बड़े बड़े ब्रिजेज उड़ाए हैं, ये एक कारण योगेंद्र जी हो सकता है कि कल अगर वो ग्राउंड ट्रूप्स उतारे, और किस जगह पे उतारेंगे, वो जगह पे जहां उनके तो यूरेनियम है उनके पास 400-500 केजी, जो उन्होंने 300-400 फीट नीचे जो के ग्रेनाइट के पहाड़ है उसके नीचे डाल रखा है। वो उनको पता है ना उस पे मिसाइल मार सकते हैं, ना उन्होंने एक शुरू के अंदर पहले दिन जो स्ट्राइक की थी उसमें उन्होंने वो कहते बंकर बस्टिंग बॉम्ब बोलते हैं उसको, वो तकरीबन 100 से ज्यादा फीट जाकर एक साथ गिरा है। और अगर कंक्रीट है तो भी हाँ, वो भी कुछ नहीं कर पाए। उससे बड़ा कोई आज के दिन ऐसा बम नहीं है जो उसको कर सके। तो अगर वहां ग्राउंड पे ट्रूप्स उतारेंगे तो जो रीइंफोर्समेंट आना है बाई दाएं से, वो उसको तोड़ने के लिए उन्होंने सड़क के जो पुल है वो उनको खराब कर रहे हैं, और वहां पे उस सड़क को भी कम्युनिकेशन की वहां पे रीइंफोर्समेंट नहीं आ पाए, और अमेरिकन ट्रूप्स को सफिशिएंट टाइम मिल जाए कि वो रेड करके उस यूरेनियम को या तो वहां से लेके चले जाए या उसे डिस्ट्रॉय कर दे। तो ये एक कारण हो सकता है। जी बिल्कुल। चलिए, लेकिन अभी ये लड़ाई तो जैसे हम लगातार कह रहे हैं कि काफी वेस्ट में होती जा रही है, लेकिन
इससे भी ज्यादा खतरा चल रहा है लोगों की रोजगार पे, आर्थिक संकट पर। ये मुझे लगता है कि और भी पेचीदगीपूर्ण होगा और इतनी जल्दी इसका सॉल्यूशन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि चीजों को पटरी पे आने में थोड़ा समय लग सकता है। खैर, लेकिन फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि अंत भला सब भला, अगर ये युद्ध खत्म होता है तो भी लोगों का मानना है कि एक भरोसा है कि वापस से जिंदगी पटरी पर लौट सकती है। फिलहाल तो दुनिया के सामने एक संकट का सामना करना पड़ सकता है अगर लड़ाई और लंबी चलती है तो। चलिए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।